महामैराथन के डे 2 में आ चुके हैं, जो इसमें हम जल्दी करेंगे फास्ट रिविजन, क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे हैं आगे। तो ज्योमेट्री में अभी हमारा ज्योमेट्री चलेगा। तो ज्योमेट्री के हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। लाइन्स एंड एंगल्स वो हमारे 5 to 7 मार्क्स की वेटेज है उसकी। ट्राइंगल्स की वेटेज 8 to 9 है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी ज्योमेट्री का क्लास 9th में। और क्वाड्रिलेटरल्स जो कि है 5 to 7 मार्क्स, ठीक है। ट्राइंगल्स का जो है उसमें बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूवमेंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स से, देन डिफिकल्टी वाइज हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कहूँगा ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बट हाँ इसकी वेटेज बहुत है। इसके चैप्टर्स एमसीक्यू, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं एंगल्स की बात करूँ तो एंगल्स में लाइन्स एंड एंगल्स में 2 पार्ट मैंने किए डिवाइड। पहले तो वो है एंगल्स और एक है रिलेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये एंगल का साइन होता है, ये साइन एंगल का होता है, ये साइन ट्राइंगल का होता है, ठीक है। एंड अब मैं बताता हूँ एंगल्स के बारे में, कुछ तो आपको पता ही होंगे, मोस्टली पता ही होंगे। जैसे कि राइट एंगल जो है, राइट एंगल जो होता है वो एंगल होते हैं जो कि जिनका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक। ये आपका राइट एंगल हुआ। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो कि मोर देन 90 होते हैं, ठीक है। अक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि लेस देन 90 होते हैं। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल वो होता है जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 2 times 90 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो कि 90 डिग्री से, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि ये आपका 180 डिग्री है, मैं इस आर्म को अगर और नीचे कर दूँ, यानी कि ये स्ट्रेट और ये ऐसे, ये जो एंगल बना ये आपका हुआ रिफ्लेक्स। कंप्लीट एंगल क्या होता है? अब मैं इस आर्म को छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। कंप्लीट एंगल होता है 2 times 180, यानी कि 360। ये आपका आएगा ऐसे। तो ये जो था ये आर्म पूरा घूम के यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल से कवर किया है, ये आपका हो गया 360, ठीक है। ठीक है, समझ गए। राइट जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से, अक्यूट एंगल छोटा होता है 90 डिग्री से। और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन, एक लाइन भी एक स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल है, ठीक है। वो 2 times होता है 90, यानी कि 180। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है, यानी कि अगर मैं उस 180 के जो मेरा सेकंड आर्म है मैं उसको और नीचे कर दूं तो वो मेरा आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। मैं कंप्लीट एंगल को रिफ्लेक्स एंगल का एक टाइप कहता हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल को अगर मैं पूरा यहाँ तक ले जाऊं, है तो रिफ्लेक्स ही, लेकिन ये क्या कंप्लीट एंगल बन गया, यानी कि 360, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसमें 2 इन्वॉल्व होते हैं, देखिए मैंने बताया इसमें एक ही एंगल इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही एंगल के बारे में बताया, इसमें 2 एंगल इन्वॉल्व, क्योंकि रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट मैं आपको बताता हूँ, पहले ये दोनों कंप्लीट कर देता हूँ। एंगल 1 और एंगल 2 को मैं एक तरीके से वेरिएबल मान रहा हूँ, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में मैं एंगल 1 और एंगल 2 सेम वेरिएबल मान रहा हूँ, लेकिन सप्लीमेंट्री कहना क्या है कि किसी भी कोई भी 2 एंगल है उनका सम अगर 180 है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हुए, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये कहना है कि अगर किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट हुए एक दूसरे के और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 45 प्लस 45 90 होता है, तो ये दोनों दूसरे कॉम्प्लीमेंट हुए। ऐसे ही 90 प्लस 90, ठीक है, 22, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। अब मैं बात करता हूँ एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल का मतलब आप समझे पहले। एडजेसेंट एंगल जो होता है उसका मतलब है कि अगर 2 एंगल है, जैसे कि मैंने एक एंगल बनाया ऐसे, एंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक एंगल मैंने ऐसे बनाया और ये मैंने दूसरा एंगल बन गया मेरा, क्योंकि मैंने स्ट्रेट आर्म यहाँ खड़ा कर दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर वैसा कर सकते हैं कि मैंने एक 90 डिग्री बनाया और एक लाइन ऐसी खींच दी, तो मेरे पास 2 एंगल बन गए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 मेरा अब बन गया है। तो अगर मैं ये कहूँ, इसको मैं नाम देता हूँ A B C और ये D, ठीक है, ठीक है।
अब क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स की एक क्राइटेरिया होती है। क्राइटेरिया की होती है कि उन दो एंगल्स का वर्टेक्स वर्टेक्स होता है वो ये पॉइंट होता है, ठीक है। उन दो एंगल्स का वर्टेक्स यानी वो पॉइंट जहां से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हो एंगल बनाने के लिए, है ना। एंगल ऐसे बनेगा ना, है ना, तो बीच का दो लाइन के बीच का एक जो गैप होता है उसको एंगल कहेंगे हम। तो जहां से वो दो रे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट शुरू के एंडलेस जा रही है, ठीक है। तो वो जो रेज है वो जहां से शुरू हो रही है वो मैं उसको मैं कह दूंगा वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स है मेरा, अगर यहाँ ये सेम है, दो या तीन एंगल्स का ये सेम है, और जो मेरे आर्म है, एक कॉमन आर्म भी है मेरे पास, आर्म इसको कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आर्म हुए तो, लेकिन ये कॉमन है क्योंकि ये इसका भी है, ये इसका भी है। बी डी ए बी डी और बी डी सी दोनों का ही है आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म है। एंड थर्ड कि ये अपोजिट हो, यानी कि बीडी के अपोजिट है डीसी और बीडी की ही अपोजिट है एडी, तभी जाके ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट कहलाएंगे। तो क्राइटेरिया लिख लीजिए। पहले क्राइटेरिया है सेम वर्टेक्स, ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया है आपकी कि कॉमन आर्म। तीसरी क्राइटेरिया है आपकी कि जो अदर टू आर्म्स हैं अदर देन द कॉमन आर्म, जो ये दोनों जो आर्म्स हैं ये हमेशा अपोजिट हो इसके, ठीक है। the other two arm must be on either side of common arm। आपको बस चेक करना है कि क्या ये तीनों की तीनों क्राइटेरिया इसमें लग रहे हैं, तभी जाके ये दोनों कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट हो पाएंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत इजी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है, आप मैं इसको यहां बना देता हूं, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है मेरे, वो होते हैं मतलब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हुए, तो मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे। मैं अगर इसको नाम दूं ए बी सी डी और ये है इंटरसेक्टिंग एट ओ, तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पता होना चाहिए क्या होती है। वो लाइन जो कि एक बार दो लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे ऊपर ओवरलैप कर रही हो, ऐसे कि एक पॉइंट बन रहा हो उनके इंटरसेक्शन का, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से ये एंगल देखूं और ये एंगल देखूं, रुको मैं इस ओ को हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ये देखूं, ये दोनों जो एंगल्स हुए ये इक्वल होंगे, और ये दोनों जो एंगल होंगे ये इक्वल होंगे, ठीक है। कैसे? ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है ये वर्टिकल है एक स्ट्रेट लाइन में, ये अपोजिट एंगल्स हुए, ठीक है। ऐसे आप कोई भी बनाएंगे, जो मैंने मान लीजिए ऐसे खींचा और ये ऐसे खींचा, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक शॉर्ट समरी कि राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल होते हैं स्मॉलर देन 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होते हैं 2 टाइम्स 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो आपके होते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री, और कंप्लीट एंगल होते हैं 2 टाइम्स 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। और रिलेशन जो है इसमें दो एंगल इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री इसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, एडजेसेंट एंगल जिसमें कि तीन क्राइटेरिया हो रही हो, यानी कि वर्टेक्स सेम हो दोनों एंगल्स की, एक कॉमन आर्म हो दोनों एंगल्स का, और उस आर्म के आइदर साइड आइदर अपोजिट साइड उसके अपोजिट आर्म्स हो, ठीक है, जो अदर टू आर्म्स हैं। वर्टिकली अपोजिट वो होते हैं एंगल जो कि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एक्सियम है ना, लीनियर पेयर एक्सियम, सुना होगा इसके बारे में आप लोगों ने, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। लीनियर पेयर एक्सियम जो होती है उसका मतलब है कि ये एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, यानी कि ये है ये एडजेसेंट एंगल, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, आइदर साइड में है, और ये कॉमन आर्म है ना, ये कॉमन आर्म हो गया मेरा एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर
आर एडजेसेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारा, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर एक्सियम। ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, ओके, एक बार रिवीजन भी हो गया आपका। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज में, जो कि है हमारे अदर रिलेशंस, अदर कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, जो कि आपको लाइंस के बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी कुछ लाइंस के बीच में ही था, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल लीनियर पेयर तो उसी में था एडजेसेंट वाले में, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे उसमें था, क्या कहते हैं, लाइंस वाले में। अब हम लाइंस वाले में देखते हैं कि लाइंस के बीच में कैसे एंगल बनते हैं और लाइंस कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लाइंस का पार्ट। ठीक है, लाइंस में हम कैसे कैसे एंगल्स देखेंगे, ये उसका पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। पहले ये हम शेप में पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ corresponding angles are equal. Alternate interior angles are equal. Interior angles on the same side of transversal, like co-interior angles are equal. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन है, मैं इसका नाम देता हूँ एल। एल लाइन ने इंटरसेक्ट किया दो पैरेलल लाइन को, जिसका नाम है एम और एन। ठीक है, मैं इसको पूरा पूरा नाम देता हूँ ताकि हमें एंगल्स में ज्यादा इजी हो। तो थोड़ा एंगल्स हम 1 2 3 में नहीं दे देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, तो कोई बात नहीं। तो एम और एन पैरेलल लाइंस हैं, एम इज पैरेलल टू एन। ठीक है, एन और एन पैरेलल है, और एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। एल इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? वो लाइन जो कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस को काट दे। ठीक है, तो ये हमारा गिवन टाइप में हो गया। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? मैंने यहाँ z क्यों लिखा है? मैंने यहाँ z क्यों लिखा है? एनी गेस मैंने यहाँ z क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता लगाना है। तो पहले हम ये टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम जाते हैं इसमें। मैंने आपको इसका बता दिया कि कहना क्या चाहता है। अब हम पहले इन टर्म्स को समझते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जैसे यहाँ z लिखा है, तो आपको अगर इसको पता करना है तो ये एक z टाइप में होता है, यानी कि आपको यहाँ z दिख रहा होगा, ये आपको दिखा z, है ना? यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों इक्वल है। और सेम ऐसे अप्लाई होता है, अगर ये ऐसे है तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, मैं इसको थोड़े क्लियरली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, थोड़ी तड़ी होगी, कोई बात नहीं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया। तो ये मैंने कैसे पता किया? z से। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, z बन रहा था। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि f। तो f का मतलब है कि ये जो है, ये एक f बन रहा है, ये एक f बन रहा है, ये एक f बन रहा है। ठीक है, ध्यान देखिए, एक f बन रहा है। तो इस f में एंगल 1 और एंगल 4 जो है, एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो इक्वल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ना सेम साइड ट्रांसवर्सल, ये को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि C। अब जो f होता है ना, उसमें आप ऐसे इसमें आपको जो होता है ना, एंगल 1 और एंगल 4 नहीं, आपका होगा एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है, ये ऐसे होगा। और सेम चीज इन्वर्टेड भी होती है, यानी कि एंगल 6, एंगल 2 इक्वल होंगे। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब आप देख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी लग रहा है। एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 6 और एंगल 1 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल मैं इसका नाम लेता हूँ 7 होना, एंगल 8। एंगल 8 किसके इक्वल होगा? जल्दी से मुझे बताइए, एंगल 8 किसके होगा? पॉज कीजिए और बताइए कि किसके इक्वल होगा। मैं आपको हिंट देता हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 8 के इक्वल होगा 4। ठीक है, 8 और 4 इक्वल होंगे, एंगल 8 और एंगल 4। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स में सेम से ट्रांसफर, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि सी यानी कि ऐसे, ये सी दिख रहा है आपको ऐसे, ये सी, इधर भी सी है ना, बाकी कहीं सी बन नहीं रहा है। तो ये सी में ये एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो अब मैं जल्दी यहाँ लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग, यानी कि करस्पॉन्डिंग की जगह ऐसा करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। इसको डिवाइड कर दो, करस्पॉन्डिंग जगह में लिखूंगा z। तो यहाँ पे z हमारी कौन कौन से हैं? हमारा जो पहला करस्पॉन्डिंग एंगल था वो था एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2। ठीक है,
ठीक है, और कहीं से जेड बन नहीं रहा है, और कहीं से बन नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? एफ। एफ यानी कि ऐसे एंगल 1 और एंगल 5 मेरा इक्वल होगा, है ना। एंगल एफ, ये हमारा एफ में एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इक्वल एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5 इक्वल, एंगल 3 एंगल 7 इक्वल, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, ठीक है। एंगल 3 एंगल 7 इक्वल हो गया। अब एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, और एंगल 4 इक्वल एंगल 8, एंगल 4 इक्वल एंगल 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 1 4 और एंगल 3 2 इक्वल है, क्योंकि ये सेम साइड ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है ये, ठीक है। तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ना। ध्यान से देखो, एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 4 जो है एंगल 8 के भी इक्वल है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड में इससे पहले D1 में हमने यूक्लिड का था पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा था कि सेम थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो हमारा लॉजिक हो गया, और कोइंटिड का भी हो गया माना हमारा। अच्छा सी बचा है, कोइंटिड का हो गया, यानी कि 3 2 एंगल 3 इक्वल एंगल 2, और एंगल 1 इक्वल एंगल 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार ऐसे ही कुछ एंगल्स देखिए यहाँ पे, यहाँ हम कैसे ऐसे ढूंढ सकते हैं, एंगल 6 एंगल 8 एडजेसेंट है ना। ध्यान से देखिए, एंगल 3 एंगल 1 भी है, एंगल 2 एंगल 4 भी है, एंगल 7 एंगल 5 भी है ना। ये एक कॉमन नाम है, कॉमन नाम है इन सबका, ठीक है, जो जो एडजस्टमेंट बताया। यहाँ लीनियर पेयर एक्सिस भी लगेगी, क्योंकि स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ऐसे भी स्ट्रेट है, ऐसे भी है स्ट्रेट, है ना। तो आप तो यहाँ बहुत सारी अलग स्ट्रेट लगा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम होता है। आप इसको अगर एग्जाम में ऐसी चीजें पूछते हैं तो आप उसको एग्जाम में दिखा सकते हो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इतना ही है इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ी कुछ इजी होंगे, कुछ टफ होंगे, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, जो मेरा सी वाला जो था ना, कोइंटिड एंगल एंगल ऑन द सेम साइड, है ना, ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो वो कुछ ऐसे था, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे मेरा वो भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो बी जी एच और जी एच डी, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, वो मैंने बताया था कि इक्वल है, सॉरी वो इक्वल नहीं है, वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है ना। और एक और चीज कि अगर वो जो मैंने आपको क्राइटेरियाज बताई हैं अभी, वो अगर अप्लाई होती है किन्हीं भी दो लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई पेयर इक्वल हो रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं, और अगर इनका सम 180 आ रहा है, यानी कि कोइंसिडेंट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, इट मींस इनमें से कुछ भी एक चीज, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर लागू हो पा रही है, इट मींस कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो वो उसका कन्वर्स मैं बताना भूल गया था, तो ये था उसका कन्वर्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा मतलब पूछ रहा है फाइंड एक्स। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये जो है ये बहुत ही आप ये कह सकते हैं हाई वेटेज क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का आया था, पास 3 to 5 ईयर्स से ये 5 मार्क्स का आ रहा है, तो बहुत ही चांसेस है कि ये आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। गिवन हमें दिया गया है, हमें गिवन दिया गया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ई एफ ट्रांसवर्सल है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब जब आपको ये चीज लिख देता है क्वेश्चन कि ये ऐसा ऐसा है, तो फिर आपका कुछ ज्यादा काम नहीं है, आपको बस एक चीज करनी है कि हमें देखना है कि सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें देखना सी बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमारा सी बन रहा है, तो क्या होगा कि टू फाइंड, पहले तो हम टू फाइंड लिख लेंगे, टू फाइंड एक्स, ठीक है। सो हमारा यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 12 डिग्री प्लस, तो हम डायरेक्टली कभी लिखेंगे, है ना, डायरेक्टली कभी लिखेंगे, हम लिखेंगे बी जी एच, तो एंगल बी जी एच इक्वल्स टू एंगल सॉरी इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल जी एच डी प्लस एंगल जी एच डी, ठीक है। इसका सम होगा हमारा 180 डिग्री, ये होगा मेरा को
इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो बहुत सिंपल हो गया, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, है ना। ये हमारा जाएगा 4x प्लस 12 डिग्री, 4x प्लस 12 डिग्री प्लस 2x प्लस 24, 2x प्लस 24 डिग्री इक्वल्स टू 180। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 24 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्प्लाइज के ना मार्क्स मिलते हैं, कहीं कहीं 2 मार्क्स मिल जाते हैं इम्प्लाइज के। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे होल नंबर्स हैं, इनको मैं सही ले लूंगा और सम कर दूंगा। अब मैं और इन दोनों का सम कर दूंगा, तो मेरे पास 6x प्लस ये मेरा आ गया 36, है ना। 4 5 6 36 इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेरा आ जाएगा आपका। मैं अब क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो डायरेक्टली कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री बाय 6, ठीक है, बाय 6। ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 36 बाय 6, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 4, ये 7 7 3 4 144 बाय 6 यानी कि 144 बाय 6, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये आपका आएगा 144 बाय 6 यानी कि 24। मैं यहाँ लिख देता हूँ 144 बाय 6, 144 बाय 6 सो दैट यू कैन ऑल्सो वेरीफाई। ये एज सिंपल एज दैट, इतना इजी था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सीधा जाएंगे ट्राइंगल्स पे, चलिए। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला था ना कि हमारा वो कन्वर्स वाला जो है वो आएगा। देखिए क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूफ इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी, ए एफ जी एच, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो हम लिख लेंगे गिवन ऐसा कि आपने मुझे जल्दी आप लोग पढ़ाना है, बहुत बच्चे होंगे जिनमें कल पेपर होगा, परसों पेपर होगा, तो गिवन तो आप लोग लिख सकते हैं, गिवन टू प्रूफ वगैरह। मैं डायरेक्टली प्रूफ कर रहा हूँ, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, here we can see that AEF angle AEF plus angle FEB equal to 180 degree linear pair axiom, ठीक है। ये आपने लिख दिया implies। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सिंपल सा एक है, हमने लीनियर पेयर देख लिया, मोशन देख लिया, अब हम वैल्यूज कर देंगे पुट, ठीक है। चेक कीजिए आप लोग, चेक कीजिए, है ना। मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, AEF की आती है मेरी 2x प्लस 5x प्लस 5, मैं इसकी ब्रैकेट खोल दूंगा, ब्रैकेट बंद करके फिर पूरा लिखिएगा, मैं ब्रैकेट खोल कर रहा हूँ, ठीक है। 5x प्लस 5 होल नंबर दिख गए। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सॉरी वेरिएबल वाले ना, ये तो एक ही है, तो मैं इसको वहां ले जाऊंगा। 5 6 7 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 5, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले गया प्लस 5 को। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू 180 में अगर 5 डालूं तो 175 बाय 7, ठीक है, डिग्री। ये आपका होमवर्क है, आप बताइए कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया सॉल्व, हमारा x आ गया, हमारा x आ गया, ठीक है। एक बार इसको चेक कीजिए, एक बार इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हमने सॉल्व कर लिया होगा, ये तो ये बता देता हूँ मैं, ये आपका 25 आएगा,
ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, हमें सॉरी इसको हमें इम्प्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, x की जगह। तो अब हम क्या करेंगे, 5x + 5 और 6x + 20, तो हमारा 5x + 5 समय निकल गया, अब हम 6x + 20 निकालेंगे, फिर 5x + 5 निकालेंगे। पहले हम 5x + 5 निकालते हैं, सो 5x + 5 जो कि हमारा हो जाएगा 5 × 25 + 5, जो कि हमारा हो जाएगा 5 × 25 यानी कि 125 + 5 यानी कि 130 डिग्रीज। ये मेरा 130 आ गया, इसको मैं फर्स्ट कर लूंगा, ठीक है। एंड 6x + 20, सो 6x + 20 यानी कि 6 × 25 + 20, 6 × 25 यानी कि आपका 30 50 150 150। सो ये आपका आ गया 150 + 20, है ना, 150 + 20 माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस है, ठीक है। ये मेरा आ गया 130। Now from equation 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि एंगल FEB, मैं इसको ना यहाँ लिख देता हूँ, आप इसके नीचे लिखना, एंगल FEB इक्वल्स टू एंगल EHD विच इक्वल्स टू 130 डिग्री। Hence as को-इंटीरियर है ना, ये को-इंटीरियर नहीं, ये तो वो है ना करस्पॉन्डिंग, ये आपके करस्पॉन्डिंग है ना, तो ये आपके पैरेलल हो गया, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। Hence as corresponding angles are equal, AB is parallel to CD, hence proved। ठीक है, तो ऐसे हमने सॉल्व किए लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रायंगल्स बहुत ही ऐसा चैप्टर, इसको समझने की बहुत जरूरत है, मतलब अगर आपने वो नहीं आपका क्लियर है, उसकी कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि मार्क्स काफी कम है ना। तो ट्रायंगल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो ट्रायंगल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ये टाइप है बेस्ड ऑन साइड, और ये वाला जो है ये है बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल, और जब तीनों साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है, यानी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सामने आता है, इट मींस उसके सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, ठीक है, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो मैं उसका सेंटर लूंगा, अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर लूंगा, तो वो सेंटर जो है वो मास को बहुत अच्छे से अक्वायर करेगा, यानी गिरेगा नहीं वो। अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को एक पोल के ऊपर रखता हूँ तो वो गिरेगा नहीं, है ना, सेम थिंग, है ना। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने ये दो आर्म लिए एक एंगल के, तो ये दो एंगल्स जो होंगे और ये दो साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये है हमारा आइसोसेलेस, दो अपोजिट साइड यानी कि एक पेयर ऑफ साइड इक्वल होती हैं, और अपोजिट उन साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, है ना। तो ये क्वेश्चंस में लिखा जाता है, कहीं मतलब कहीं ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आपको वो लिखना होता है प्रॉपर्टी, है ना। और अब बात करें स्केलिंग की, स्केलिंग में क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा का मैंने नहीं देखे कभी।
स्केलिंग का क्वेश्चन, एक ही छोटी लाइन है, एक ये और छोटी और ये बहुत लंबी, है ना, ये होता है हमारा स्केलिंग से कोई भी एंगल कोई भी साइड कुछ इक्वल नहीं होता, तो फुल्ली अनइक्वल होता है ये, है ना। ये आपका है फिगर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल भी अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। स्केलिंग, नथिंग इज इक्वल, नथिंग इज इक्वल, इक्विलैटरल everything is equal, equilateral everything is equal, everything is equal और angles equals to 60 डिग्री always, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एक्सट्रीम एंगल थ्योरम आपकी ये कहती है कि अगर मान लीजिए मैंने एक ये लिया, एक ट्रायंगल लिया और ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना वो इन दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्या कहा मैंने? इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ का निकालना है, तो ये जो होगा ये इन दो के सम के बराबर होगा, है ना। अगर मुझे यहाँ का एक्सटेंशन निकालना है तो वो इन दो के सम के बराबर होगा, मतलब कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का। तो मैं मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको प्रॉपर्टीज या एक्सियम्स थ्योरम्स की प्रूफ सही होंगे, तो मैं एक वीडियो में पूरे प्रूफ्स आपके दिखा दूंगा, उसमें सर्कल्स के भी सारे थ्योरम्स के प्रूफ हो जाएंगे, सारे प्रूफ्स मैं आपको उसमें दिखा दूंगा जो कि क्लास 9 के मैथ्स में है, ठीक है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, किसके अपोजिट? उन इंटीरियर एंगल के अपोजिट। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता चल गई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है? ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि हमारा पहला है बी ओ सी इक्वल 90 प्लस हाफ बाई ए, हाफ इंटू ए, यानी कि अगर मेरा ये ट्राइंगल है, ये मेरा ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर जहां मिलेंगे मैं उसका नाम दे रहा हूं ओ। और ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा एंगल बनता है, ये फाइंड करने के लिए कई बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान सुनिए कि एंगल ए जो है, यहाँ का एंगल ए आपको बताया होता है, आपको नहीं पता होता कि बी और सी क्या है, वरना निकल जाएगा, लेकिन बी और सी बताया नहीं होता है। तो क्या करना होता है हमें, या तो ऐसा भी होता है कि अगर बी और सी बताया हो लेकिन तभी हमें ए से ही फाइंड करना होता है एक्चुअली। तो जिनको फॉर्मूला पता होता है वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला 90 प्लस हाफ इंटू ए, यानी कि ये जो मेरा बी ओ सी है, ये जो मेरा बी ओ सी है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इसके हाफ प्लस 90 के बराबर होगी। यानी कि अगर इसको मैं 20 दे दूं, ये 20 है, तो आप मुझे बताइए कि ये बी ओ सी कितना होगा। चलिए बताइए बी ओ सी कितना होगा। बी, अब फॉर्मूला पुट कीजिए, बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए, ठीक है, 90 प्लस हाफ ए। अगर मेरा ए जो है वो है मेरा 20 का हाफ 10, यानी कि 100, ये मेरा 100 आ गया। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला है, जिसको फॉर्मूला पता होता है वही इसको फोड़ के आ सकता है, ठीक है। अगर बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ है, ये कौन सा बी ओ सी है? ये है कि अगर मेरा ये ट्राइंगल है, मेरा ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, मैं इनको एक्सटेंड कर रहा, ठीक है, इनको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मेरा यहां से जो, यानी कि मेरा, मैं इसको ई नाम दे दूं, मैं इसको एफ नाम दे दूं, तो ए बी सी जो है मेरा वो ये है, और एफ सी बी मेरा है ये। इन दोनों का जो मेरा बाइसेक्टर होगा, ये जो मेरा एंगल बना है ना, ये जो मेरा एंगल बना है ना, ये इस एंगल के लिए ये फॉर्मूला है, बी ओ सी इक्वल 90 माइनस हाफ ए। इसको मैं ओ दे देता हूँ ना, ठीक है। तो ये अगर मेरा मान लीजिए ए दिया गया, फिर सुबह 20 दिया गया, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा मेरा, मैं इसको इन चीज़ सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए यानी कि 10, यानी कि ये आएगा हमारा 80 डिग्री।
एज सिंपल एज दैट। ये मेरा आ गया 80 डिग्री। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 90 लेना है, इसका हाफ करना है, उसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और जो लास्ट वाला है एंगल ई इक्वल्स हाफ है, इसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके एमसीक्यू में आ जाएंगे। ये तो एमसीक्यू में पक्का आता है, 101% ये आपके में आएगा। और बीओसी ये वाला जो है ये आपका 2 मार्क में आ जाएगा। ये आपका जो है ये कहीं क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बीच में आ जाएंगे। क्या है ये, मैंने अगर एक ट्रायंगल बनाया और एक्सटेंड कर दिया ए बी सी, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बी का बाइसेक्टर लूंगा। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट बना है इसको मैं नाम दूंगा ई। तो ये इसके लिए है कि एंगल ई जो है वो हाफ है ए का। अगर यहाँ पे भी मेरा ए 20 डिग्री है तो ये इसका हाफ होगा, यानी कि ई इक्वल हाफ एंगल ए, यानी कि हाफ 20, यानी कि 10 डिग्रीज। ये आपका 10 डिग्रीज आ गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की, इसको मैं डाल देता हूं। ये पता चल गया ना, हम इसको भी डाल देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एस एस ए एस 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 आरएस, ठीक है। एक करके बात करते हैं, पहले बात करते हैं एस 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 ए एस, है ना। इसको भी डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं, इसको डाल दिया। अब क्या करेंगे, एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एस एस पे, एस ए एस पे। एस एस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है हमारा साइड एंगल साइड, यानी कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, अब इसका मुझे इन दो ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। मुझे अगर बता दिया गया है कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स हैं और ये इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होगा, साइड यानी कि मेरे ये साइड मान लो, ये साइड मान लो इक्वल है, बी सी इक्वल है, क्यू आर इक्वल है। इंक्लूडेड एंगल मतलब है कि ए बी सी वाला एंगल और डी क्यू आर वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड उनके बीच से इंक्लूड एंगल, दो साइड उनके बीच से इंक्लूड एंगल। अगर दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल है, अगर दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल है, इट मींस कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। अब हम बात करते हैं एएसए की, एएसए की बात करते हैं। एएसए, एएसए का क्या मतलब हो सकता है, एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। यानी कि एंगल साइड एंगल मतलब मेरे पास अगर ये दो ट्रायंगल है, फिर से मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। एंगल साइड एंगल यानी कि अगर मेरे पास है एंगल बी और एंगल सी जो कि एंगल क्यू और एंगल आर रिस्पेक्टिवली के बराबर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली के बराबर है। तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो क्या होगा कि और मेरे पास ये बराबर है, ये होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल इंक्लूडेड साइड, दो एंगल इंक्लूड साइड, दो एंगल और इंक्लूड साइड अगर दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल है, इट मींस वो दोनों ट्रायंगल जो है वो आपके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो है हमारी नेक्स्ट क्या है, एएएस। एएएस, एएएस क्या नाम हो सकता है इसका, एंगल एंगल साइड। अब मुझे को बताएगा एएसए, यानी कि एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में क्या डिफरेंस है। आप लोगों के साथ साइड इधर हो गया है और एंगल इधर आ गया है, नहीं नहीं नहीं, अब वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्लूड साइड नहीं है, अब ये इंक्लूड साइड नहीं है। तो मैं यहाँ दो ट्रायंगल लेता हूँ, मैं अपने दो प्यारे प्यारे से ट्रायंगल लेता हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसका मतलब ये कहने का है कि बी और एंगल सी इक्वल है, यानी एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है। मेरा मतलब है कि एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी एंगल आर इक्वल है, ठीक है, ठीक है। और ए बी इक्वल है और पी क्यू इक्वल है, ए बी इक्वल है और पी क्यू इक्वल है। ये इंक्लूड साइड नहीं है,
दोनों एंगल्स की बीच की इंक्लूड साइड नहीं है, अगर इंक्लूड साइड होती तो ये ए से रूल लगता, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका ए एस लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारा एस एस एस। एस 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 सिंपल नाम है, साइड साइड साइड, है ना। तो इसका मतलब है कि मेरे जो वो दो ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर, यानी कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर और ए सी इक्वल्स टू पी आर। बस इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये सब इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ठीक है। इसका क्या है आर एच एस। आर एच एस भाई, आर एच एस तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन मैं तभी बता देता हूँ। आर एच एस जो है आपका, वो आपका हाइपोटेनस से है, उसका रिश्ता आपका हाइपोटेनस से है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो राइट एंगल है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के लिए है, दो राइट एंगल है मेरे पास, ठीक है। अगर इसने मुझे बोला है कि हाइपोटेनस इक्वल है दोनों का, इन दोनों का हाइपोटेनस अगर इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसमें ये नहीं, इसमें आरएचएस लगेगा। ठीक है, आपका आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मेरे दो क्वेश्चन हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन तो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो हमारा एक पॉलीगन है, इसमें मुझे बताना है कि क्या ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो देखिए सिंपल सिंपल हमको दिख रहा है। अगर मैं रो बात करूं तो ए ओ और ओ डी इक्वल है। चलिए गिवन लिखते हैं, ए ओ इक्वल ओ डी। ठीक है, और क्या है ओ बी इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ सी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, हियर इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, वी कैन से दैट, पहले हम साइड से देख लेते हैं। एक साइड सी ओ, ठीक है, सी ओ इक्वल गिवन में जैसे लिखा सकते हैं ना, ओ बी इक्वल ओ सी। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि हमें ऑर्डर वाइज लिखना है, हम जो कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं उसके हिसाब से लिखना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। कैसे ये दोनों इक्वल होंगे, ये ऐसे इक्वल होंगे कि हमने अभी इससे पहले लाइन्स एंड एंगल्स हमने क्या पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही होती तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, होंगे नहीं इक्वल। तो मैं क्या करूँगा, ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए सी ओ डी। अब हम चलते हैं ए और ओ डी का, ए और ओ डी, तो ए ओ इक्वल ओ डी। सो by using SAS congruency, हमें क्या मिला, क्या मिला हमें, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय CPCT। CPCT क्या होता है, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। corresponding part of congruent triangle का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर ये दोनों इनकी दोनों अगर इक्वल है तो हमें और क्या क्या इक्वल मिल सकता है। एंगल डी और एंगल ए इक्वल मिल सकता है, एंगल सी एंगल बी मिल सकता है ना, सी डी और ए बी मिल सकता है ना, सी डी इक्वल ए बी, है ना, ए एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल सी, है ना। हो गया, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग इसका करते हैं, इसका हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लिखते हैं और लिखते सीधा गिवन। गिवन में क्या है, ए एफ, ये ए बी के लिए नहीं है, पूरे के लिए है, तो ए एफ और बी सी इक्वल है। साफ साफ है, देख रहे सॉल्यूशन आपके साफ साफ है। ए एफ और बी सी इक्वल है, एफ ई और डी भी इक्वल है, और इंक्लूडेड आपका एंगल इक्वल है, यानी कि ए एफ ई और डी बी सी
ठीक है, तो हमारा क्या लगेगा एस एस लगेगा, यहाँ भी एस ए एस ही लगेगा। तो लिख लेते हैं गिवन में ए। अब जब हमें इसका गिवन है ना, हम मैं डायरेक्टली प्रूफ कर देता हूँ आपको, मैं डायरेक्टली प्रूफ कर देता हूँ हियर इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल बी डी सी we can say that AF equal BC है ना, AF equal BC और include angle DBC and AFE equal है, तो AFE and DBC जो है इक्वल है हमारा, और क्या है, और है FE एंड DB, FE इक्वल DB। ठीक है, तो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AEF एंड BDC। अब देखिए हमें वे में लिखना होता है, ठीक है, तो पहले हमारा क्या क्या इक्वल है, AF एंड BC, AF एंड BC, तो AFE लिख देते हैं ना, AFE एंड DBC, AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC। ये वाला मैं कौन सा बताना भूल गया था कि कैसे लिखते हैं, अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो कैसे लिखना है। देखिए AE और DC इक्वल है, AE और ये आपका CPCT से आएगा, AE और DC। अभी क्या है AF एंड BC, AF और आपका BC इक्वल है ना, तो ये आपका आएगा CBD होना चाहिए, ये आपका CBD होना चाहिए, इसके मार्क्स चलते हैं एक्चुअली, है ना। तो AF और आपका ये CB ये आपका इक्वल है, ठीक है। AFE और आपका CBD और AFE आपका हमारा इक्वल है, ठीक है। FE और BD हमारा इक्वल है, ठीक है। बस प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स में। ओके, तो हमें लास्ट पार्ट हमारे वीडियो के क्वाड्रिलेटरल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं याद करने को। तो मैंने क्या किया है, मैंने शेप के अंदर ही प्रॉपर्टीज हैं, तो चलिए देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ टाइप्स हैं, इसके काइट, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, ठीक है। और ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं, काइट और पैरेललोग्राम को मिला के बनता है रोम्बस, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। और पैरेललोग्राम का एक टाइप है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल और रोम्बस को मिला के बनता है स्क्वायर, ये मैं बताता हूँ क्यों। पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स की सारी सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर, और तो और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सारे इक्वल नहीं होते, सारे जो पार्ट होते हैं इक्वल नहीं होते, जो सेम डायगोनल के जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट जो एंगल्स होते हैं और अपोजिट जो आपकी साइड्स होती हैं वो दोनों पैरेलल एंड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। और बस ये था हमारा इसका पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में एक और चीज़ है कि पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम है ये, इसमें शायद आपको नहीं दिख रहा अच्छे से, ये मेरा पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल में बनाया, तो ये जो ट्राइंगल बना और ये जो ट्राइंगल बना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है ना। कई बार पूछा भी, मतलब पिछले में था एनसीईआरटी जब अभी रैशनलाइज नहीं होती उससे पहले में था कि पैरेललोग्राम को शो कीजिए एज अ रेक्टेंगल, तो आपका उस प्रैक्टिकल में अब होता है, 9th के प्रैक्टिकल में है ये, लेकिन बुक में नहीं है। तो क्या होता है कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, तो फिर ये जो ट्राइंगल है आप इसको यहाँ से यहाँ रखो, तो आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। एंड फिर है क्या, इट्स अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री, सिंपल। तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और एक और चीज, डायगोनल जो है वो सारे इक्वल होते हैं, जो बाइसेक्टेड होते हैं वो सब इक्वल होते हैं सारे के सारे। और जो अपोजिट साइड एंड अपोजिट जो आपके अपोजिट साइड जो है वो आपकी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, सारी पैरेलल हैं। और ये जो अपोजिट जो है वो पैरेलल है और अपोजिट ही इक्वल है, जैसे ये दोनों इक्वल, ठीक है। स्क्वायर जो है एक स्पेशल टाइप, पहले रोम्बस बात करते हैं फिर हम स्क्वायर में जाएंगे, ठीक है। रोम्बस तो है एक ऐसा आप ये पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सारी के सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, और जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, ठीक है।
और बस अब आप देखिए रोम्बस और रेक्टेंगल का ही एक मिक्सचर है स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है आपका उसमें एक एंगल 90 डिग्री यानी सब 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल सेम होते हैं, सारी साइड्स का मेजर सेम होता है, सारी अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं, और सारी जितने डायगोनल हैं वो सब इक्वली बाइसेक्ट हो रहे होते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं। ओके, काइट एक बहुत स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, इसके सिर्फ एक पेयर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है डायगोनल को, एक ही डायगोनल को, दोनों डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट, लेकिन सारे पार्ट इक्वली होते हैं, सिर्फ वही पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स इतना ही है, मैंने बहुत ही अच्छे से समराइज जो है मैं आपको बता दिया भाई, क्वाड्रिलेटरल इतना ही है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपर्टीज पूछता है, थ्योरम्स पूछता है, प्रूफ्स पूछता है एक्चुअली। तो अगर आपको और मतलब प्रूफ्स चाहिए हो, प्रूफ सारी जितनी भी थ्योरम्स हैं 9th क्लास की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तुरंत आपके लिए प्रूफ्स थ्योरम्स जितनी भी थ्योरम्स हैं, एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, उन सबका प्रूफ्स लेके आऊंगा। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। I will have classes 6 to UPSC. Thank you.